नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान में ईडी ने कांग्रेस को एक कर दिया। जो काम कांग्रेस आला कमान नहीं कर पा रही थी, वो काम ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर जो अलग-अलग खेमे रहे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वो उन दोनों खेमों के बीच में नजदीकी नहीं हो पा रही थी। आलाकमान की कोशिशों के बावजूद वो एक साथ आ नहीं पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब संकट आता है तो संकट में परिवार एक हो जाता है। लगभग इसी तर्ज पर सचिन पायलट ने एक तरफा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ जो ईडी का समन आया, या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर में जो सर्चिंग हुई, इन मामलों में सचिन पायलट सामने आए, पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहने के कारण सचिन पायलट की एक क्रेडिबिलिटी है, उसके साथ वो आए। और फिर जो एक सुर में बात नहीं हो पा रही थी, वो एक सुर में बात होती दिखी। लेकिन हम सिर्फ यही बात करने के लिए आपसे नहीं रूबरू हुए कि ईडी ने कांग्रेस को इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा करने का नेचर सिर्फ ये नहीं है कि सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने के बावजूद कुछ लूप होल्स तो भी आपको हमको दिखता है कि सचिन पायलट अगर ट्वीट करते हैं वैभव गहलोत के समर्थन में, ईडी के कार्रवाई के विरोध में, गोविंद डोटासरा के समर्थन में, तो उस ट्वीट को रीट्वीट करने का काम जितनी आसानी से होना चाहिए, अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल से होना चाहिए, वो कमी भी तो खल रही है, वो कमी भी तो दिख रही है। फिर भी इसके बावजूद हम कहते हैं कि एक अवसर आया है जब कांग्रेस एकजुट हुई है। इसको हमने अपनी इस तस्वीर में बांधने की कोशिश की है कि ईडी के छापों से कांग्रेस एक। अब इसमें आप देखेंगे कि हमने दो तीन तस्वीरें लगाई हैं। एक, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शाम प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में दोनों नेता हंसते हुए नजर आते हैं, ये प्रतीकात्मक तस्वीर है, आज की कोई तस्वीर नहीं है। और तीसरी तस्वीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों का ऐलान किया है। ये तीनों घटनाएं कांग्रेस को एकजुट करने का, एक होने का और मजबूत इरादों के साथ एक होने का संकेत देती हैं। होना तो कुछ अलग चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ ईडी ने समन भेजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर में सर्चिंग हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतर जाना चाहिए था और सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगना चाहिए था। लेकिन क्या कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाई? नहीं कर पाई। तो ईडी ने दो काम एक साथ किए। एक तो कांग्रेस को एकजुट किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शिथिल पड़ गए थे अपने नेता के लिए सड़क पर आ गए, और सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी एकजुट हुए, पार्टी एक स्वर में बोलने लगी, पार्टी इनएक्टिव थी, सड़क पर आ गई। और दूसरा काम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वो बिल्कुल बैकफुट पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी का जो खेमेबंदी है उसके भीतर जो ढका हुआ नजर आ रहा था, पहली सूची के बाद दूसरी सूची आई और उसके उसमें जो वसुंधरा राजे की थोड़ी मजबूती से वापसी हुई और तमाम दूसरे धड़ों के जो नेता हैं, असंतोष अब भी बना हुआ था, मनाने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन एक सन्नाटा दिख रहा है। ये सन्नाटा क्या अभी दिखना चाहिए था? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से सीपी जोशी जी के या शेखावत जी के, ये ईडी के
ने जो छापेमारी की है उससे पॉलिटिकल लाभ नहीं मिल जाता है। मैं आपको इस पर थोड़ी और विवेचना करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं पॉइंट वाइज रखना चाहता हूं कि कैसे क्या हुआ, ईडी के छापे के बाद हुआ क्या। एक तस्वीर आप ये देखिए, जो मैं ये कह रहा हूं कि ईडी ने कांग्रेस में जान फूंक दी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत करीब हुए। तो ये इसको बहुत एलोबरेट हम करते रहे हैं और तत्काल और एलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान आ गई, सड़क पर उतर गए। आप वो नजारा देखेंगे, आज शाम का नजारा, जब ईडी के दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, बैरिकेड तोड़ा, जबरदस्त भीड़ रही, कुछ कुछ चैनलों ने इसे कवर भी किया। तो वो नजारा देखकर लग रहा है जैसे कांग्रेस अपनी लय में लौट रही है। ये नहीं दिख रहा था। आमतौर पर हालात तो ये थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब सभा में बोलने लगते थे तो कुर्सियां खाली हो जाती थी। ये हालात थे कि अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में पंडाल नहीं भरते थे। हाँ, सचिन पायलट की सभा में भीड़ की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन इसी तरीके से बीजेपी में वसुंधरा राजे की सभा में कभी कोई भीड़ की कमी नहीं रही। लेकिन हाँ, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में जैसी भीड़ की अपेक्षा थी वैसी नहीं दिखी। ये भी सच है। और सीपी जोशी और दूसरे तमाम नेताओं की सभा में तो कुर्सियां खाली रह जाती रही हैं। ये नजारे दिखे। मैं संदर्भ वर्ष चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान आ गई, सड़क पर उतर गए और बैरिकेड तोड़ करके ईडी कार्यालय तक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन को मजबूती के साथ में अंजाम दिया। ये एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अशोक गहलोत ने 7 गारंटी जो दी है, इन 7 गारंटी के माध्यम से अशोक गहलोत ने अपने जन संपर्क को बनाए रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनता के साथ कनेक्ट बनाए रखते हुए विक्टिम कार्ड भी खेलना है कि हम पर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम ईडी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मैं उस वीडियो को चलाना चाहता हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, तब तक चलते रहे, हम भी आपसे बात करते रहे, म्यूट मोड में है, कि अशोक गहलोत ये बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 गारंटियां गिना रहे हैं। एक तो 7 गारंटी अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज है और इसकी काट लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है तो उसका नुकसान होगा, वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो अशोक गहलोत ने तय किया कि हम गारंटी के साथ जाते रहेंगे और विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। अशोक गहलोत जी ने पहले ही दिन, जिस दिन छापे पड़े कल, तो पहले ही दिन कहा कि हमने एक दिन पहले 2 गारंटियां दी थी तो जवाब में ईडी भेज दी गई। अब हम अगले दिन 5 गारंटियां और लेकर आएंगे, यानी 5 और 2 7 गारंटियां, और 7 गारंटी लेकर के अशोक गहलोत आ गए। अब इन 7 गारंटियों की भी लगे हाथ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन 7 गारंटियों को समझना भी बहुत जरूरी है कि ये पॉलिटिकल माइलेज देता है कांग्रेस को और इसकी काट बीजेपी को खोजने की जरूरत पड़ेगी। मैं स्क्रीन पर थोड़े बड़े में लाना चाहता हूं ताकि ये 7 गारंटी आपको दिखे भी और समझ में भी आए। इनमें देखिए, गृह लक्ष्मी गारंटी है। इसके तहत परिवार की मुखिया को साल में 10,000 रुपए दिए जाने हैं। बहुत बड़ा एश्योरेंस है। अगर ये हो जाता है तो महिलाएं स्वावलंबी, अपने पास धन पा करके, किस महिला की इच्छा नहीं होती है, 10,000 रुपए की उसको जो बटुआ मिलेगा उसका बहुत महत्व रहेगा। दूसरा, गोवर्धन योजना। इस योजना के तहत अशोक गहलोत ने यह तय किया है कि गोबर को खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे और फिर इससे गाय जो है सड़कों पर घूमती हैं वो घूमना बंद हो जाएगा। इससे गायें बंधने लगेंगी और गोबर से एक आर्थिक स्रोत जो है किसानों का और गोपालकों का बनेगा। तो ये उन्होंने देने की कोशिश की है। तीसरी पर नजर डालते हैं। तीसरी उन्होंने कहा है कि फ्री
देंगे। सरकारी कॉलेज में पहले साल विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देंगे। भाई सरकारी कॉलेज में यानी कॉलेज में जैसे प्रवेश करते हैं तो फ्री लैपटॉप और टैबलेट देना, ये युवाओं को, छात्रों को, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। आप ये समझिए, इन दिनों छात्रों के लिए लैपटॉप हो या फिर ये मोबाइल, ये दोनों जरूरी आइटम हो गए हैं और इसको लग्जरी आइटम नहीं बोल सकते हैं। और इससे छात्र को मदद मिलती है। आप इसको फ्रीबीज भी नहीं बोलेंगे, डिबेट हो सकता है, आप कह सकते हैं कि फ्रीबीज है, इस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम गिना रहे हैं कि वो 7 गारंटियां क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है। यानी पहली जो हमने कही, महिलाओं को 10,000 देने वाली बात, उसने उन्होंने आधी आबादी को एक तरह से आकर्षित किया। दूसरी जो हमने कही कि गोवर्धन वाली बात, उससे भी जो किसानों को और गोपालकों को उन्होंने आकर्षित किया। साथ में कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड भी है और बीजेपी के नारे का कार्ड भी है। और तीसरा जो गारंटी है वो इस कॉलेज में प्रवेश करते साथ लैपटॉप और टैबलेट देने की गारंटी है। तो ये 3 के बाद अब चौथे पर बात करते हैं। चौथे में जो गारंटी दी गई है वो है आपदा राहत बीमा गारंटी। इसके तहत 15 लाख रुपए का बीमा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आपदा हो जाता है, कुछ उससे बचने के लिए, उससे उसका सामना करने के लिए 15 लाख की बीमा, वो भी फ्री में, कोई रुपया देना नहीं है। इस गारंटी की बहुत अहमियत है इस देश में। कभी बाढ़, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी सूखा, कुछ अलग अलग, राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में अब होने लगे हैं। तो इससे निपटने के लिए 15 लाख की बीमा राशि एक बहुत बड़ा संबल है। तो ये हमें लगता है कि नागरिकों को आकर्षित करेगा। एक और योजना, जो 5वीं योजना आप कह सकते हैं, वो आपको बहुत बहुत आकर्षक योजना है कि हर बच्चे को हम अंग्रेजी में शिक्षा देंगे। इंग्लिश माध्यम की शिक्षा हर बच्चे को देंगे। साइकोलॉजिकली आप देखिए, आमतौर पर यह होता रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और हिंदी का को बढ़ावा, इस तरह की बातें होती रही। लेकिन प्रैक्टिकली ये रहा है कि हर गार्जियन अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित करना चाहता है। अंग्रेजी ग्लोबल भाषा है, इसमें पूरी दुनिया में आजकल वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी है और विकास की भाषा है अंग्रेजी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। आज भी हिंदी पढ़ करके आप इससे मतभेद रख सकते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ करके आज कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अचीवमेंट हासिल कर ले, रेयर होता है। और वो भी ये जो सफलता हासिल करते हैं उनके पास सिर्फ हिंदी भाषा नहीं होती, और भी भाषाएं होती है, तब वो आगे बढ़ता है। ऐसे भी जो हिंदी प्रदेश है इस देश में, उसको कहा जाता है, दक्षिण के लोग तो आलोचना में कहते हैं कि जो हिंदी प्रदेश है वो पिछड़ा है और पिछड़ेपन का कारण है उसकी भाषा जो समृद्ध नहीं है। ये यहाँ पर विवाद हो सकता है, मैं 100% इस बात से सहमत नहीं भी हूं, लेकिन एक ध्यान आकर्षण करने वाली बात है। मेरा फोकस है कि जो गारंटी दी गई है उस गारंटी में अंग्रेजी भाषा में अगर बच्चों को पढ़ाने की गारंटी दी जाती है तो हर गार्जियन को ये आकर्षित करेगा और ये बहुत बड़ी गारंटी है। इसके बाद ये उज्ज्वला योजना की काट लेकर के आए हैं, बस क्षमा कीजिए, अशोक गहलोत जी। इसमें उन्होंने कहा है सिलेंडर को देने की बात कि 1,04,00,000 लोगों को वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। और जब वो ऐसा कह रहे थे अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने इस बात को पर ध्यान भी दिलाया कि उज्ज्वला योजना के बारे में प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें कहते और करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने पाया है, एक संख्या उन्होंने बताई, शायद वो 75 लाख की संख्या थी, कि मैं थोड़ा गलत हूं तो क्षमा करेंगे, एक मोटा संख्या उन्होंने बताया जो उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर छोड़ दिया है लेना, यानी इतने पैसे नहीं कि हम सिलेंडर ले सके। तो इससे इससे अलग इन्होंने एक योजना शुरू की है कि प्रदेश में सभी महिलाओं को
मतलब 1 करोड़ 4 लाख महिला परिवारों को जो गैस सिलेंडर है 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये घोषणा भी हर परिवार को अफेक्ट करेगी। 1 करोड़ की संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है राजस्थान के ख्याल से देखें। और जो सातवीं गारंटी है सरकारी कर्मचारियों के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी दे रहे हैं अशोक गहलोत की, ओल्ड पेंशन स्कीम हम देंगे। तो इन 7 गारंटियों का एक आकर्षण ऐसे समय में अशोक गहलोत रख रहे हैं जब उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ है। ईडी का सम्मन आया है बेटे को और पीसीसी प्रेसिडेंट को छापे पड़ रहे हैं। तो एक तरफ ईडी के खिलाफ लड़ाई है, दूसरी तरफ जनता के पास प्रति कमिटमेंट है। ये दोनों दिखाते हुए बढ़ रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि कितनी एक्टिव हो गई है कांग्रेस जितनी एक्टिव दिख रही है, क्या आप स्वयं देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी उतनी एक्टिव है फील्ड में? नहीं है। ये परिस्थिति अचानक ईडी के आने के बाद हुई है और ईडी ने जिस किसी इरादे से भी ईडी का आगमन हुआ है, ठीक चुनाव के मौके पर क्वेश्चन तो उठेंगे कि भाई जो ईडी वैभव गहलोत पर 12 साल पहले का मुकदमा है, इसको अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो 4 हफ्ता रुक ही जाते तो क्या होता। लेकिन आप इस वक्त आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टारगेट पॉइंट है, किसी के कहने पर ऐसा हो रहा है। ये क्वेश्चन उठना बहुत स्वाभाविक है और इस क्वेश्चन की काट देना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। गोविंद डोटासरा और दूसरे मामलों में पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है कि क्या मामला है, इसका बचाव कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है, ये पूछते हुए कि ईडी ने जब अब तक कुछ नहीं कहा है तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में जांच हो रही है, ये किस मामले में हो रही है, तो ईडी बताएगा। बहरहाल ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, वो लोग उसको समझे कि कैसे स्कोर करना है। अब मैं एक पॉइंट आपके सामने लाना चाहता हूं, वो पॉइंट है कि ईडी ने कांग्रेस में जान तो फूंक दी, लेकिन बीजेपी ने मौका गंवाया, कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे। ये पॉइंट मैं खास तौर से फोकस करके बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है, उसको ज्यादा आक्रामकता के साथ ऐसे मुद्दे पर आना चाहिए जो सरकार के विरुद्ध इस्टेब्लिश होते हैं। और ईडी का आना, ईडी तो अपना काम कर रहा है, अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन है तो पॉलिटिकल मोटिवेशन इधर कार्यकर्ताओं को भी उसी दिशा में सड़क पर उतरने के लिए क्यों नहीं हुआ तो उनका फेल्योर है, रणनीतिक फेल्योर है। और दूसरी बड़ी बात एक और है जिसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, वो है कि अपर लीडरशिप के तहत जिस तरीके से प्रियंका गांधी का आगमन हो रहा है, सभाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में गायब है। अब तो अमित शाह जी और मोदी जी केवल राजस्थान नहीं, बाकी प्रदेशों में भी कम नजर आने लगे और राजस्थान तो आ ही नहीं रहे। तो बीजेपी में एक बड़ा गैप दिखने लगा है। अपर लीडरशिप, लोकल लीडरशिप यानी स्टेट लेवल के लीडरशिप, इसके बीच में तालमेल की कोई कहीं ना कहीं बड़ी कमी है, जिस वजह से वो एब्सेंट है। इतना बड़ा अवसर, ईडी छापे मार रही है और बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही बल्कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ईडी के खिलाफ। बीजेपी को सरकार के खिलाफ तो प्रदर्शन करने उतरना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रही है। अब ये जो गैप है, एक कांग्रेस का एक्टिव होना और बीजेपी का इनएक्टिव रहना, इन दोनों ने मिल करके एक तरह से पूरे चुनाव के माहौल को मोड़ दिया है, एक तरफ मोड़ दिया है। अभी हालांकि बहुत समय है, अभी तुरंत चुनाव नहीं, और 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और उस हिसाब से 1 महीने से थोड़ा कम समय रह गया है। लेकिन तब भी जब अभी से अगर बीजेपी लीड लेती, कांग्रेस को पछाड़ने के लिए कोई कार्यक्रम लेकर नहीं आती है, तो अंतिम समय में कौन सा बड़ा परिवर्तन कर लेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब एक और बात की चर्चा करना बहुत जरूरी है, मैंने भी आज मेहनत की है आपके लिए। देखिए स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर जो लिखा है, ये प्रियंका गांधी को इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा है उसका टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है कि प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने जो
पूरा प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग घसीटने का भी नुकसान होगा, ये हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी को जो लिखा है वो आप गौर कीजिए, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर से पढ़ूंगा, पहले स्क्रीन से अभी इसको हटाना चाहता हूं, पहले आपसे दो बात करना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने दौसा में, संभवतः दौसा में जो भाषण उन्होंने दिया था उसमें एक बात कही थी कि वो लिफाफे वाली बात, और लिफाफे वाली बात को उन्होंने जो बयां किया उसको बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के पास दो शिकायतों में, अलग अलग शिकायतों में, एक बार मिल करके और एक बार लिखित रूप में दे करके ये कहा कि ये प्रियंका गांधी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप चुनाव आयोग के साइट में जाएंगे, निकाल के पढ़ सकते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है कि आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वोट मांगने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए नफरत नहीं फैला सकते, हेट स्पीच नहीं दे सकते, प्रलोभन नहीं दे सकते, ये तमाम बातें हैं। तो चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। ऐसे तो मतलब संज्ञान लेने का होता है कि कुछ न कुछ बात है, लेकिन आप स्वयं इस बात को पढ़िए। और अब मैं स्क्रीन पर लाता हूं कि कौन चुनाव आयोग के साइट से मैंने उसको ये कट किया है और चस्पा किया है आपके सामने, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने शब्दों में कोई हेर फेर की हो। थोड़ी बहुत अशुद्धि भी है तो वो उनकी ओर से है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया है। स्क्रीन में देखिए, इसमें लिखा है, एक तो कटिंग हमने लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक तरफ और बाद में नीचे में सिग्नेचर का, ताकि आपको लगे कि ये ऑथेंटिक है। उसके बाद उस स्क्रिप्ट को रखा है। क्या है जिस पर आपत्ति है? प्रियंका गांधी ने के बारे में लिखा है कि प्रियंका भाषण दे रही हैं जो आपत्तिजनक है। वो क्या भाषण है? आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है कि नहीं। देव नारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले, वहां एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने बाद वह प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डालकर गए। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। यहां तक एक हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा इसी में देखिए। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में, घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। अब बात यह है, आपने भी टेक्स्ट पूरा पढ़ लिया, हूबहू जो प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था, चुनाव आयोग जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो भाषा मैंने पढ़कर सुना दी। अब इसको मैंने कहा कि दो हिस्सों में है। एक तो प्रधानमंत्री जी का उस मंदिर में जाना, इन्वेलप में, दान पेटी में इन्वेलप रखना, 6 महीने बाद उस इन्वेलप का खुलना जिसमें 21 रुपए मिले थे, ये घटना है जिसको प्रियंका गांधी ने बयां किया, जो टीवी स्क्रीन पर हमने आपने सबने देखा था। अब उसको बयां करना, क्या ये नफरत फैलाना हो सकता है? क्या ये धर्म का उपयोग हो सकता है? क्या ये किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है? क्या आपको लगता है? क्या मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद का दूसरा हिस्सा देखिए, जिस वजह से ये पता चलता है कि उसका जिक्र क्यों कर रही है प्रियंका गांधी। दूसरे हिस्से में प्रियंका गांधी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो घोषणाओं की बाढ़ ला रहे हैं, उसका वह भी लिफाफे, उसी लिफाफे की तरह है जिसको खोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन सफाई भी देती हैं प्रियंका गांधी इसी मामले में। तो वो बताती हैं कि महिला आरक्षण बिल 2029 में आएगा। इनका काम तो ऐसा ही होता है, वही लिफाफे जैसा। तो घोषणाओं को एम्प्टी इन्वेलप, खाली लिफाफा बोल करके प्रियंका गांधी अब बहुत बड़ी बात कह रही है। अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे जब नरेंद्र मोदी जी घोषणाएं करेंगे, सिर्फ हम सुन अगर लेंगे कि ओ खाली लिफाफा, इतने में सारी बात कह दी जाएगी।
एक प्रतीक गढ़ दिया है प्रियंका गांधी ने, खाली लिफाफा। और खाली लिफाफा मतलब झूठी घोषणाएं, अधूरी घोषणाएं, नहीं पूरी होने वाली घोषणाएं। तो अब इसको चुनाव आयोग कैसे लेता है, देखने वाली बात है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसी समय हेमंत बिस्वा शर्मा को भी 1 घंटे के अंतराल में एक नोटिस जारी कर दिया। अब ये बात अपनी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा जो समझ रहा हूं बता रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो भाषण दिया वो हेट स्पीच है, मतलब देख के ही आप कह सकते, घोषित कर सकते हेट स्पीच। उन्होंने उसका मैंने आपके सामने दिखाने के लिए नहीं रखा है, चाहता तो दिखा सकता था, लेकिन मोटे तौर पर बताता हूं। मुझे यकीन है कि आप मानेंगे कि हाँ वही बात है, मेरे सामने खुला हुआ है, मैं पढ़ भी दे सकता हूं। तो वो कुछ, हाँ, उसमें लिखा ये है, हेमंत बिस्वा शर्मा बताते हैं छत्तीसगढ़ में उन्होंने भाषण दिया था। एक अकबर अगर एक जगह पर आते हैं, वो 100 अकबर को बुलाकर लाते हैं, ये बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप विदा कीजिए, नहीं तो ये मां कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को मां कौशल्या का भूमि बता रहे हैं। आज हमारे देश में कांग्रेस का शासन काल में जब लव जिहाद का शुरू हुआ, आज छत्तीसगढ़ का आदिवासियों और हमारा असम जैसे आदिवासियों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उकसा दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है, और जब उनके खिलाफ आवाज उठता है तो मुकेश बघेल जी बोलते हैं हम लोग सेकुलर है। उन्होंने भूपेश को मुकेश बोला। हिंदू को मारना ठोकना क्या तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये देश हिंदू का देश है, और ये देश हिंदू का देश है, और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाइए। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, आप लोगों को छत्तीसगढ़ को बचा कर रखना है, मां कौशल्या की इस पवित्र धरती को बचा कर रखना है, और इसलिए आप लोग सब विजय भैया को जिताइए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का भाषण है। सुन करके क्या साबित करना रह जाता है कि ये नफरत फैलाने वाली भाषा है, एक समुदाय के खिलाफ भाषा है, भाषण है। तो एक तरफ ये भाषण है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का भाषण है। चुनाव आयोग दोनों को एक तराजू में तौल रहा है, ये कर रहा है चुनाव आयोग, ताकि हेमंत बिस्वा शर्मा को मजबूरी में नोटिस देना पड़ रहा है तो एक नोटिस प्रियंका गांधी को भी दे दो, ताकि मंकी बैलेंसिंग हो जाए। ये चुनाव आयोग कर रहा है। तो काम में हमें दिख रहा है कि क्या और चीजें कैसी हो रही हैं। तो कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, मैं चाहता हूं कि 1-2 प्रतिक्रिया कम से कम ले लूं। टू मच एवरीथिंग इज बैड, मैं समझ नहीं पाया वो मेरे लिए कह रहे हैं या कि जो मैं बयां कर रहा हूं उस परिस्थिति के लिए कह रहे हैं। जो भी हो, आपकी प्रतिक्रिया का बहुत बहुत स्वागत है। आकेश दास जी भी कह रहे हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आज थोड़ा लंबा खींच गया क्योंकि मैंने बहुत सारी बातों को जोड़ करके बात करने की कोशिश की, राजस्थान की पॉलिटिकल तस्वीर को बताने की कोशिश की, और हमें लगता है कि अभी कांग्रेस ने लीड ले ली है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ती दिख रही है। आगे आने वाले समय में देखते हैं कौन रहता है आगे, कौन रहता है पीछे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे आग्रह है। और आप अभी विदा लेने का वक्त, आप हमें दीजिए इजाजत। आपको छोड़ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल की आईडी और फेसबुक और ट्विटर की आईडी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।